मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में हम जितना कुछ बता सकते हैं वो भी कम है। देशभक्ति की एक ऐसी मिसाल जिसका एग्जाम्पल हर एक युवा के लिए, हर एक भारतीय के लिए बड़ा प्रेरणा स्रोत बना रहता है। हम आज बात करेंगे रविंद्र कौशिक, रॉ के एक बहुत बड़े एजेंट, एक सबसे महान एजेंट रविंद्र कौशिक, जिनको भारतीय सरकार ने, जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था। आज उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको रॉ के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। रॉ भारत का एक जासूसी एजेंसी है जो देश के कोने कोने में जाके वहाँ से युवाओं को अपनी एजेंसी के लिए चुनती है, जिनको अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज में जासूसी के लिए भेजा जाता है। तो अब हम अपनी कहानी पे वापस आते हैं। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पे 11 अप्रैल 1952 को एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रविंद्र कौशिक रखा जाता है। रविंद्र कौशिक के पापा जे.एम. कौशिक साहब एयरफोर्स में ऑफिसर होते हैं। उनकी माँ का नाम अमला देवी होता है। 4 बहनों भाइयों में रविंद्र कौशिक दूसरे नंबर के हैं। तो पापा एयरफोर्स में ऑफिसर थे, तो देशभक्ति का जज्बा तो ऑफिशियल रूप से बचपन से ही था। लेकिन रविंद्र कौशिक बहुत खूबसूरत थे। उनको विनोद खन्ना बोला जाता था, वो विनोद खन्ना जैसे दिखते थे। बचपन से ही थिएटर्स वगैरह का बहुत शौक था, एक्टिंग करने का शौक था। इनकी जो पढ़ाई होती है वो एस.डी. भिलानी कॉलेज से बीकॉम करते हैं। बीकॉम करने के साथ साथ ये अपना थिएटर्स वगैरह का काम भी करते हैं। थिएटर्स में जाते हैं, छोटे छोटे रोल प्ले करते हैं नाटकों में। अब बात आती है वही कि एक बार इनका एक शो हो रहा था लखनऊ में। लखनऊ में इनका शो हो रहा था, तो वहाँ एक थिएटर में एक नाटक चल रहा था जिसमें उस समय भारत का जो चाइना से जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को लेकर एक शो चल रहा था 1975 में। तो लखनऊ में जो शो प्ले हो रहा था उसमें 1971 से जो हमारी भारत की जो हमको चाइना से जो युद्ध हुआ था, तो उसका वो शो प्ले कर रहे थे। तो उसमें वो एक भारतीय सैनिक का किरदार निभा रहे थे कि भारतीय सैनिक किस प्रकार से युद्ध में अपना जौहर दिखाता है, अपना जलवा दिखाता है, वो सब दिखा रहे थे। ये 1975 में एक प्ले चल रहा था, उसकी बात है। तो उस प्ले में रॉ के कुछ लोग बैठे थे जो रविंद्र कौशिक को नोटिस कर रहे थे। हालांकि रविंद्र कौशिक पर रॉ की नज़र पहले से भी थी। जब वो गंगानगर में थे तब भी रॉ की नज़र रविंद्र कौशिक पर थी। लेकिन इस शो के बाद पहली बार रॉ के अधिकारी रविंद्र कौशिक के सामने आए और वो रविंद्र कौशिक को बोलते हैं कि अगर आप में वाकई में देशभक्ति का कुछ करने का जज्बा है तो हमारे लिए आपके पास एक काम है, आप दिल्ली आइए, दिल्ली मिलिए, हम आपको कुछ काम देते हैं। तब तक रविंद्र कौशिक को पता नहीं था कि क्या काम है क्या नहीं है। उनको केवल ये बताया गया था कि आप दिल्ली आइएगा, आपको कुछ काम दिया जाएगा। उसके बाद रविंद्र कौशिक दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद इनको बताया जाता है रॉ के बारे में कि आपको रॉ ज्वाइन कराई जाएगी। रविंद्र कौशिक में जो देशभक्ति का जज्बा था वो तुरंत इस बात को मान लेते हैं कि ठीक है, हम रॉ ज्वाइन करते हैं। तो इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है अमृतसर में, पठानकोट में, मतलब दिल्ली में भी, सभी जगह इनकी ट्रेनिंग होती है। इनको हर चीज़ सिखाई जाती है। रॉ का एक नियम होता है, जब रॉ में कोई ज्वाइन करता है तो रॉ जो बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं उनसे लोगों को ज़्यादा देखते हैं, और गंगानगर भी बॉर्डर के आसपास आता था। दूसरी बात, गंगानगर के आसपास जो बोली थी वो पंजाबी और उर्दू बोली जाती है, और जो पाकिस्तान के अधिकांश एरिया हैं, पाकिस्तान के अधिकांश क्षेत्र हैं, उनमें भी उर्दू या पंजाबी बोली जाती है। तो यहाँ एक मतलब एडवांटेज था रविंद्र कौशिक के लिए। तो अब इसको पूरी तरह ट्रेनिंग दी जाती है रविंद्र कौशिक को, यहाँ तक कि उनको नमाज पढ़ना सिखाया जाता है, उर्दू बोलना सिखाया जाता है। उनको एक ऐसे सिखाया जाता है कि पाकिस्तान में रह के एक मुसलमान कैसे रहा जाता है, उसका पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ तक कि उनका खतना भी करवा दिया जाता है जिससे प्रॉपर वो एक मुसलमान लगे। रॉ अपने एजेंट 2 बेसिस पे भेजती है। एक तो ऐसे जैसे मान लो को शॉर्ट टर्म पे भेज दिया, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए, एक है मतलब मिशन पूरा हुआ, खत्म, आप वापस आ जाइए। एक दूसरे एजेंट्स को भेजती है लॉन्ग टर्म के लिए कि आपको वहाँ रहना है, एक बिल्कुल वहाँ के आम नागरिक की तरह रहना है,
आम लोगों की तरह वहाँ निवास करना है। ये तो रविंद्र कौशिक को उन्होंने चुना था कि आपको लॉन्ग टर्म रहना है, आपको लंबे समय तक उधर रहना है, लंबे समय तक आपको काम करना है। तो फिर रविंद्र कौशिक का जो पहले उसको छोटे छोटे मिशन के लिए अलग अलग देशों में भेजा जाता है, जिससे वो परफेक्ट हो सके अपने काम के लिए। तो वहाँ भी वो अपना बेस्ट देता है, रविंद्र कौशिक पूरा बेस्ट काम निकाल के देता है। और अब रो को पूरा भरोसा हो जाता है कि अब ये पाकिस्तान में भेजने के लायक हो चुका है। तो रो वहाँ के लिए, पाकिस्तान के लिए उनका पासपोर्ट, उनका वीज़ा, उनका जो पाकिस्तान का मतलब राशन कार्ड वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराती है, जो रो के लिए बहुत आसान है। वो अपने एजेंट्स के लिए सब कुछ बहुत आसानी से करा देती है। तो अब रविंद्र कौशिक को एक नया नाम दिया जाना था, और रविंद्र कौशिक को नाम दिया गया था नबी अहमद शाकिर। पाकिस्तान में जो रविंद्र कौशिक का नाम रखा जाना था वो रखा जाना था नबी अहमद शाकिर। यानी रविंद्र कौशिक अपनी सारी पहचान, रविंद्र कौशिक नाम से जो भी पहचान थी वो भारत में दफना के जा चुका था, और उसको पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तान में रविंद्र कौशिक जाके, वो 23 साल के थे जिस समय वो पाकिस्तान जाते हैं 1979 में, उनकी उम्र होती है 23 साल। तो वो वहाँ जाके कराची में लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, जिनको आसानी से एडमिशन मिल जाता है। वहाँ रह के वो लोकल लोगों के साथ घुलते हैं, मिलते हैं। इसी बीच वहाँ की एक लड़की होती है लोकल, अमानत, उस अमानत से वो वहाँ शादी भी कर लेते हैं। क्योंकि रो में ये बहुत नॉर्मल चीज़ होती है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म रहना है कहीं भी, तो आप वहाँ जाके रहते हैं, तो वहाँ के लोगों के बीच में आपको घुलना है, कैसे रहना है, सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ तक उनको शादी भी की जाती है। जैसे स्लीपर सेल होते हैं आज के टाइम में, स्लीपर सेल को भेजा जाता है तो वहाँ पर 20, 22, 25 साल तक लगातार एक जगह रहते हैं, वही रोका भी है। तो वो 1979 में रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाते हैं, शादी वादी हो जाती है, यहाँ तक कि उनको एक बच्चा भी हो जाता है। अब रविंद्र कौशिक के जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भारत के लिए भेजते रहते हैं, उनका जो वहाँ जो मिशन चलते हैं उनके बारे में। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि रविंद्र कौशिक आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं, और पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करके वो एक मेजर की पोस्ट तक, मेजर की रैंक तक पहुंच जाते हैं। सोचिए, एक हिंदुस्तानी लड़का, एक भारतीय लड़का पाकिस्तान का बन के, पाकिस्तान की नागरिकता लेके, पाकिस्तान का नाम लेके, पाकिस्तान का रूप लेके, पाकिस्तानी का रूप लेके, और पाकिस्तान की सेना में मेजर के रैंक तक पहुंच जाता है। इसी बीच रविंद्र के यहाँ एक घर में शादी तय हो जाती है, इसके किसी कजिन की या किसी भाई की। तो रविंद्र का भी दिल होता है कि मैं उस शादी को ज्वाइन करूं, तो वो रॉ को इन्फॉर्मेशन भेजता है कि मुझे शादी ज्वाइन करनी है। अब हालांकि ये काम इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जैसे रॉ के एजेंट होते हैं तो उनके एजेंट भी होते हैं वहाँ पर, तो उन लोगों को कई बार ये लगता है कि वो भी हमारे ऊपर जासूस रखते हैं। तो कहीं रॉ को ये था कि वो रविंद्र भारत आए और कहीं हमारा वेद खुल जाए, लेकिन रविंद्र की जिद थी, तो फिर उनको पहले कहा गया कि आपको उमराह के नाम से मक्का भेजा जाएगा और फिर भारत लाया जाएगा। तो वहाँ से छुट्टी तय की गई कि वो रविंद्र कौशिक, जो उस समय नबी अहमद शाकिर बन चुके हैं, कि पहले उमरा करने मक्का जाएंगे, फिर दुबई के रास्ते उनको हिंदुस्तान लाया जाएगा। ये सब कुछ तय हो चुका था, वो भारत आए। यहाँ तक अपने घर वालों को रविंद्र कौशिक ने ये बता दिया था कि मैं दुबई में काम करता हूँ, दुबई में किसी कंपनी में या किसी फर्म में काम करता हूँ। तो अब घर वाले भी यही सोचते थे कि पैसा तो आता है लेकिन लड़का नहीं आता है, तो कैसा काम करता है। तो अब रविंद्र कौशिक शादी अटेंड करने भारत आ चुके थे। भारत आए तो अब यहाँ उसके जो पापा थे या जो उनके भाई या जो भी उनके फैमिली वाले थे, उन्होंने रविंद्र कौशिक पे भी थोड़ा सा प्रेशर डाला कि आप शादी कर लीजिए। तो रविंद्र कौशिक ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में पापा को उन्होंने बताया कि उन्होंने ये तो नहीं बताया मैं पाकिस्तान में, उन्होंने सच्चाई नहीं बताई, लेकिन उन्होंने एक बात बता दी थी कि मैंने दुबई में एक मिडिल क्लास की फैमिली लड़की से शादी कर चुका हूँ और हमारा एक बच्चा भी है। तो इस बात को लेकर घर वाले थोड़ा परेशान भी हो गए थे कि शादी भी कर लिए हैं, बताया तक नहीं है। अब यहाँ हिंदुस्तान में शादी कंप्लीट हो जाती है और रविंद्र कौशिक को वापस जाना होता है, तो वापस फिर से वही रॉ अपना रूटीन अपनाता है, उनको पहले दुबई भेजता है, फिर दुबई से वापस पाकिस्तान भेजता है। यहाँ रविंद्र कौशिक के बारे में कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि उसने पाकिस्तान की जो खुफिया जानकारी हैं वो यहाँ इतनी अच्छे तरीके से भेजी। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल आदमी एक समाज में रहता और वहाँ से जानकारी भेजता तो थोड़ा सा शायद मुश्किल होता, इसलिए उन्होंने पाकिस्तानी सेना को चुना, क्योंकि सेना में रह के जानकारी भेजना और आसान था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो वहाँ से रविंद्र कौशिक इन्फॉर्मेशन भेज देते थे, यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। अब आती है 1983 की वो मनहूस साल,
रविंद्र कौशिक ने इतना काम किया था, इतना अच्छा काम किया था कि तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी ने उनको ब्लैक टाइगर का खिताब भी दिया था, जो रो में ब्लैक टाइगर के नाम से जाने जाते। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा उनका योगदान रहा होगा हमारी जासूसी को लेके। हुआ क्या था कि एक यहाँ पे एक लोकल मतलब लॉ स्तर का एक लॉ एजेंट, मतलब लॉ का एक एजेंट था, इनायत मसीह है, उसको पाकिस्तान भेजा जाना था। उसको पाकिस्तान भेज रहे थे रविंद्र कौशिक से मिलने, रविंद्र कौशिक के साथ काम करने के लिए। हालांकि रविंद्र कौशिक ने मना कर दिया था कि मैं अकेला सब कुछ कर लूँगा, लेकिन फिर भी उस समय तत्कालीन सरकार को ऐसा लगा कि नहीं, हमको एक और एजेंट भेजना चाहिए। तो यहाँ से इनायत मसीह को भेजते हैं, लेकिन इनायत मसीह जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करता है, उसको पाकिस्तान के जो ऑफिशियल अधिकारी जो होते हैं वो पकड़ लेते हैं और इनायत मसीह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर किया जाता है तो इनायत मसीह बहुत जल्दी टूट जाते हैं और वो पूरा बयान दे देते हैं कि मैं तो रॉ का एजेंट हूँ और मैं यहाँ एक हमारे रॉ का एजेंट से मिलने आया हूँ जो पाकिस्तान के आर्मी में मेजर के रैंक पे है। तो उस समय पाकिस्तान के जो ऑफिशियल लोग थे वो पूरा अचंभे में पड़ जाते हैं, पूरा असमंजस में आ जाते हैं, पूरा हैरान हो जाते हैं कि हमारी सेना में एक इतना बड़ा अधिकारी और वो भी भारत का रॉ एजेंट। तो उसका नाम पूछते हैं तो वो बताता है कि उनका नाम रविंद्र कौशिक है और वो यहाँ नबी अहमद साकिर के नाम से काम करते हैं। तो जो वहाँ के पाकिस्तान के ऑफिसर लोग हैं वो एक साजिश रचते हैं। वो सब कुछ बोलते हैं कि आप उनसे मिलने जाओ, कोई टेंशन नहीं है, हम उनको पकड़ेंगे। तो वो एक गार्डन में बुलाता है मिलने के लिए इनायत मसीह रविंद्र कौशिक को, जो उस समय नबी अहमद साकिर थे, बुलाता है। तभी जो ISI के लोग हैं या जो वहाँ के आर्मी के जो लोग हैं, सेना के जो लोग हैं, वो रविंद्र कौशिक को और उसको इनायत मसीह को घेर लेते हैं और रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक दूसरे एजेंट की गलती से भारत का जो सबसे बड़ा एजेंट है वो पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद, ये 1983 की बात है, पकड़े जाने के बाद उनको पाकिस्तान के अदालत में ले जाया जाता है और वहाँ पर उन पर कोर्ट केस चलता है। 1985 में रविंद्र कौशिक को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। उनको जो पाकिस्तान की ऑफिशियल जो अदालत है वो फांसी की सज़ा सुना देते हैं। अब मामला होता है कि रविंद्र कौशिक वहाँ से भारतीय सरकार को चिट्ठी लिखते हैं। उनको ये थोड़ा सा विश्वास ये होता है कि सरकार मेरे लिए कुछ करेगी, क्योंकि होता ऐसा भी है कि देखो, जैसे हमारे जासूस पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान के जासूस इधर भी आते हैं। हर देश में दूसरे देशों के जासूस आते जाते रहते हैं। तो जैसे हमारे देश के जासूस कभी पकड़ लिए जाते हैं तो उनके भी पकड़ लिए जाते हैं। और कई बार क्या होता है, दोनों जासूसों का फिर ट्रांसफर होता है, आदान प्रदान होता है। जैसे मान चलो 3 हमारे पकड़े हैं, 3 उनके पकड़े हैं, तो हम आपस में एक दूसरे को छोड़ दें, भाई 3 हम हमारे छोड़ रहे हैं, तो वो हम आपके छोड़ रहे हैं, तो हमारे छोड़ दो, तो वो होता है। तो रविंद्र कौशिक को लगता है कि क्यों भारत सरकार कुछ न कुछ तो मेरे लिए करेगी। लेकिन रॉ का सबसे बड़ा एक क्या बताएं, एक तरह से रॉ के लिए एक अभिशाप ही है या क्या बोलूं मैं, क्योंकि रॉ का एक नियम है कि आप जब तक नहीं पकड़े गए हो, हमारे हो, जिस दिन आप पकड़े गए गवर्नमेंट आपको बिल्कुल एक्सपोज कर देती है, बिल्कुल आपको मना कर देती है, हम नहीं जानते। रविंद्र कौशिक के साथ यही हुआ, सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया। अब रविंद्र कौशिक को बड़ा अफसोस था, वो चिट्ठियां लिखता था। उसने अपनी चिट्ठियों में यहाँ तक लिखा कि देश के लिए मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, क्या इसलिए दी थी। अब सोचिए, देश का एक इतना बड़ा ऑफिसर, मतलब इतना बड़ा जासूस, एक इतना बड़ा देशभक्त, जिसने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया और उस समय देश ने उसके लिए कुछ नहीं किया। ये एक हमारा बड़ा अफसोस है, एक अफसोसजनक स्टोरी है, इसलिए मुझे आपके सामने ये स्टोरी लाना जरूरी था। हालांकि बाद में पाकिस्तान की जो अदालत थी, उन्होंने उनकी फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया था और उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी। अब तक रविंद्र कौशिक के जो घर वाले थे उनको भी पता चल चुका था, क्योंकि वहाँ से वो चिट्ठियाँ लिखता था। तो यहाँ की जो फैमिलीज थी, उनके जो भाई थे या जो भी थे, उन्होंने पूरा कोशिश की गवर्नमेंट से मिलके कि कैसे करके रविंद्र कौशिक को छुड़वाया जाए, उनको कुछ यहाँ लाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाई उस समय। उसके बाद उनकी जो फैमिली थी वो गंगानगर से शिफ्ट हो गई थी जयपुर, वो जयपुर आके रहने लग गए थे, रविंद्र कौशिक की जो फैमिली थी। अब यहाँ बात आती है जो उनकी जो क्या नाम था, जो शादी की थी उसने अमानत से, वो भी एक बार उनसे जेल में मिल आई थी। अमानत को पता चल चुका था कि उसका पति एक भारतीय जासूस है और वो गिरफ्तार हो चुका है, तो एक बार बताते हैं, एक बार वो मिलने आई थी
उनका एक बेटा था जो 2012-13 में उसका भी देहांत हो चुका है। तो अमानत भी एक बार आई थी उनसे मिलने और उसके बाद वो भी कभी मिलने नहीं गई। रविंद्र कौशिक धीरे-धीरे उनको सियालकोट की जेल में, कोट लखपत की जेल में, अलग-अलग जेलों में रखा जाने लगा। मुल्तान की जेल में, हर जगह रखा जाने लगा। तो बाद में क्या होता, रविंद्र कौशिक को बीमारी हो गई थी, तो जैसे अंधेरे में रहने से या उनको खाना ना देने की वजह से उनको टीबी की बीमारी हो गई थी तपेदिक की, यहाँ तक उनकी सांस फूलने की बीमारी हो गई थी। तो उन्होंने कई बार अपने यहाँ जो ऑफिशियल जो हमारी भारतीय सरकार है उनको भी पत्र लिखा था कि भाई मैं यहाँ बीमार हूँ, मेरी टीबी हो चुकी है, मुझे छुड़ा लिया जाए। उन्होंने कोशिश की थी। जब कुछ नहीं हो पाया तो उन्होंने एक बार अपने घर पे भी पत्र में ये लिखा था कि मुझे टीबी की बीमारी है, कम से कम पाकिस्तान में उसकी दवाई नहीं है, आप मुझे दवाई भेज दीजिए। वहाँ भी उसने अपना इंटेलिजेंस जो दिमाग था वो भी चलाया था, उसने कई बार चिट्ठियाँ लिखी। लेकिन एक अफसोस कि हमारी सरकार उस समय एक इतने बड़े देशभक्त को नहीं आज़ाद कर पाई। अंततः टीबी की बीमारी में ही रविंद्र कौशिक की 2001 में मौत हो जाती है। और इस तरह हमारे देश का एक जो सबसे बड़ा एजेंट है वो पाकिस्तान की जेल में ही मारा जाता है, ख़त्म हो जाता है। और वहीं पर उसका, क्योंकि वो नबी अहमद शाकिर के नाम से था वहाँ, तो जेल के पीछे उनको दफना दिया जाता है। अब बात आती है कहानी को लेकर, बस एक ही चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि एक इतने बड़े देशभक्त, एक इतने बड़े वीर सिपाही था, इस देश का सिपाही था, उसने जिसने अपने वतन को ठुकरा दिया, अपने परिवार को ठुकरा दिया, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा, सबको छोड़ना पड़ा, और एक दूसरे देश में जाके अपने देश के कुछ करने का जज्बा दिखा के, अपने देश के लिए कुछ करने के लिए इतने साल दूसरे देश में रहना, और फिर हमारी नाकामी भी आती है उस समय कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए थे। हालांकि बाद में जैसे एक था टाइगर, एक मूवी बनी थी सलमान खान की, तो उसके घर वालों ने क्लेम किया था कि हमारे मतलब बच्चे की स्टोरी से रिलेटेड है। हालांकि उसमें कुछ सिमिलरिटी भी थी, लेकिन कहानी पूरी प्लॉट अलग थी, ऐसा हम तो नहीं मानते, वो प्लॉट भी अलग था। फिर भी और भी मूवीज़ आई थी एक दो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी है अब तो, लेकिन एक सच्ची श्रद्धांजलि क्या एक मूवीज़ या डॉक्यूमेंट्री से तो नहीं दे सकते। लेकिन हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से याद करके आज भी उनको याद कर सकते हैं कि भारत में एक ऐसा एजेंट भी था जिसने अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कुछ करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना परिवार, अपना घर। ये थी एक ऐसे एजेंट की कहानी जिसको हम भारत के सबसे बड़े जासूस, सबसे बड़े एजेंट के रूप में कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यूं ही कोई ब्लैक टाइगर का खिताब नहीं पाता, यूं ही किसी को ब्लैक टाइगर नहीं बोला जाता। रॉ का वो एजेंट जिसे आज भी एक युवाओं को, जो हमारे युवा हैं वो बड़े प्रेरणा के रूप में देखना चाहिए। उनको एक ऐसे एक सच्चे देशभक्त के बारे में जानना चाहिए। आप लोगों से आशा करता हूँ कि इस कहानी को सभी के बीच में पहुँचाओगे, सभी को बताओगे। अपना जो मत है उसको भी आप कमेंट में रख सकते हो, और सच्ची श्रद्धांजलि रविंद्र कौशिक साहब को दे सकते हो। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।